हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग वेटिक नेटर। सो आज हम बात करने वाले हैं एम्फेनिकॉल्स के बारे में। तो हमारी जो प्रोटीन इनहिबिटर सीरीज थी उसमें ये सेकंड है एम्फेनिकॉल्स। सो एम्फेनिकॉल्स मेनली 3 एम्फेनिकॉल्स हैं। एक है नेचुरली डिराइव्ड क्लोरम्फेनिकॉल, एक है फ्लोरफेनिकॉल, ये सेमी सिंथेटिक है, एंड एक है थाइम्फेनिकॉल, ये भी सेमी सिंथेटिक है। तो हम 3 के बारे में ही पढ़ेंगे और इसमें हमारा एम्फेनिकॉल खत्म हो जाएगा। सो व्हाट आर एम्फेनिकॉल्स? सो एम्फेनिकॉल्स आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। इससे पहले हमने पढ़ा था अमाइनोग्लाइकोसाइड, साइड में बता दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था वो है मेनली बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट काम करता है। बाकी के मैं जितने भी पढ़ाने वाली हूँ वो ज़्यादातर हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, कैसे हैं बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ो, ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होते हैं। तो एम्फेनिकॉल्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड दीज आर broad spectrum antibiotics. So what do you mean by broad spectrum? As I mentioned, aminoglycosides are only act on gram negative bacteria that is aerobic in nature. ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज पे एक्ट करता है, बट ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, एरोबिक, एनारोबिक सब पे एक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पिछली बार उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स रह गई थी, सॉरी मिस हो गई थी, गलती से पता ही नहीं चला था। ठीक है, तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पहले हम इसकी सोर्स की बात कर लेते हैं कि हाउ इट इज डिराइव। तो इट इज डिराइव फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनिजुएली। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकॉल मेनली, एक्चुअली हम क्लोरमफेनिकॉल को CAP से भी डिनोट कर देते हैं, फ्लोरमफेनिकॉल को FLP से, और वो जो तीसरा है थायमफेनिकॉल को TAP से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्लोरफेनिकॉल। ठीक है, अभी जो है हम क्लोरफेनिकॉल की बात कर रहे हैं, क्लोरमफेनिकॉल के बारे में ही सुनना। तो क्लोरमफेनिकॉल का अगर हम स्ट्रक्चर, एम्फेनिकॉल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है। मैं बनाऊंगी तो नहीं, बट बता देती हूँ, वो कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? D3O2 डाइक्लोरो एसिटामिडो 1 पैरा नाइट्रो फिनाइल 1,3 प्रोपेन डायोल। ये कैसे याद होगा बिना स्ट्रक्चर के? अरे चलो चलो बना ही देती हूँ फिर। देखो, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप है। ये तो मतलब तुम्हें मैंडेटरी है ये याद करना कि एक बेंजीन रिंग में एक नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, फिर एक प्रोपेन चेन है, यहाँ पे लिखा है ना प्रोपेन डाइऑल। ठीक है, तो और क्या है? 1,3 डाइऑल, तो एक 1 पे लगाओ और एक 3 पे लगाओ ऑल। अब बाकी का तो मेंटेन कर ही देंगे हम। ठीक है, और अब क्या बोला है इन्होंने? 1 पैरा नाइट्रो, 1 पे पैरा नाइट्रो लगा ही दिया हमने। डाइक्लोरो एसिटामाइड, और 2 पे है ये। ठीक है, तो 2 पे डाइक्लोरो जोड़ना है हमें। एसिटामाइड, अमाइड तो NHCO NH2 CH2 होता था ना, हाँ, तो NCO C, एक Cl, 2 Cl, कुछ बचा, हाँ एक H। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। D3O2 डाइक्लोरो एसिटामिडो 1 पैरा नाइट्रो फिनाइल 1,3 प्रोपेन डायोल, बनवा ही लिया स्ट्रक्चर। चलो आगे चलते हैं। इसको ध्यान रखना है, इसमें एक नाइट्रो रिंग होती है क्लोरमफेनिकॉल के स्ट्रक्चर में, ये याद रखना। और फ्लोरमफेनिकॉल और थायमफेनिकॉल के स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें नहीं होती है रिंग, और नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना बस। नाइट्रो ग्रुप का बहुत मेन है।
तो हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, किसकी, क्लोराम्फेनिकॉल्स की। तो जैसे कि मैंने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की मैं साइड में रिलेट कराती चल रही हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाए। जैसे कि मैंने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के लिए बताया था कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी ए से थे और ये भी एम्फेनिकॉल भी ए से हैं। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट नेचर है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का और इनका। तो एम्फेनिकॉल्स जो होते हैं हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, मतलब हाईली लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। और हाईली लाइपोफिलिक हैं तो ये क्या करेंगे, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देंगे। और ये जो है किस पीएच पे एक्ट करते हैं, बहुत वाइड रेंज के पीएच पे एक्ट करते हैं, 2 to 9 पीएच। और वो किस पीएच पे काम कर रहा था, वो सिर्फ एल्कलाइन पीएच में काम कर पा रहा था। पता है ना, ये जो होते हैं ये सेंसिटिव टू लाइट होते हैं, इसी वजह से हम इनको हमेशा किसी डार्क बॉटल के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, डार्क कलर बॉटल्स जो होती हैं उसी के अंदर ये रखे जाते हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, और तो ये मार्केट में क्या होता है, ये फ्री बेस के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है। तो उसको हटाने के लिए, उसको छुपाने के लिए इनकी दो फॉर्म आई हैं, जो कि एक पामिटेट फॉर्म है और एक होती है सक्सिनेट फॉर्म। फ्री बेस के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो ये दोनों बेस के नाम भी याद रखना। ठीक है, सक्सिनेट और पामिटेट। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें दोबारा से बताऊं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, या फिर तुम्हें एम्फेनिकॉल वाली एम्फेनिकॉल कह रही हूँ, अमाइनो ग्लाइकोसाइड वाली वीडियो देख लोगे। देखो चलो दोबारा ही बता देती हूँ, क्या ही करा जाए, कुछ समझ ही नहीं आता है कभी कभी तो। चलो दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा सेल था, यहाँ पे हमारा डीएनए था, डीएनए से हमने क्या बनाया था, डीएनए से बनाया था एमआरएनए। इस प्रोसेस को बोल रहे थे हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो एमआरएनए था ये न्यूक्लियस से बाहर चला जाता था साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, अमीनो एसिड सब कुछ पड़ा हुआ था, टीआरएनए वगैरह। और वहां पे इसके ऊपर राइबोसोमल यूनिट्स आके, ये हमारा एमआरएनए था, इसके ऊपर राइबोसोमल यूनिट्स आती हैं 30S और 50S, ये आके बाइंड होती हैं इससे। और यहाँ पे जो इसकी जो पी साइट है और ए साइट है, थोड़ा बड़ा ही स्ट्रक्चर बना देती हूँ नहीं तो बोलेंगे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। मैं इरेज करती हूँ, पूरा इरेज हो जाता है हर बार। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या था, इतना समझ में आ रहा है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या करना है, ये हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए पे आके स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हुई, लार्जर सब यूनिट आके अटैच हुई। और यहाँ पे उस पे दो साइट हैं, पी साइट और ए साइट। तो पी साइट में मैंने तुम्हें बताया था कि 4 स्टेप याद करने हैं। सबसे पहले जो अमाइनो असाइल टीआरएनए है, ये जो है हमारा टीआरएनए जो आ रहा है, ये अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होगा, मतलब ये चार्ज टीआरएनए, ये सबसे पहले पी साइट पे अटैच होगा। मतलब पहला होता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड्स जो आता है वो पी साइट पे आता है। देन जो न्यूली सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड्स जो होते हैं, न्यू अमीनो एसिड जो होता है वो हमारा ए साइट पे आता है। जो दूसरा अमीनो एसिड आएगा वो आएगा हमारा ए साइट पे। फिर क्या करते हैं, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ज़्यादा अच्छे से समझना हो धीरे धीरे तो मेरी अमाइनो ग्लाइकोसाइड वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के जस्ट बाद ये क्या करते हैं, ये P to A ट्रांसफर करते हैं कि पी साइड से ये जो चेन है ये इधर चले जाती है अमाइनो एसिड की, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि ये जो चेन थी, ये हमारा पी साइट ये है और ये ए है, तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड की यहाँ पे चेन ट्रांसफर हो जाती थी। और अगले स्टेप में क्या होता था, फिर से हमारा ये मूव करता था पूरा इधर साइड। तो ये क्या होता था, जो पूरी चेन थी वो फिर से A to P साइड पे शिफ्ट कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा होता था A to P शिफ्ट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जब हम इसकी बात करेंगे, क्या एम्फेनिकॉल्स की, एम्फेनिकॉल्स के अंदर क्या दिक्कत है कि वो पहला स्टेप होने दिया उन्होंने, इनाइशिएशन, कोई दिक्कत नहीं आई अमीनो एसिड।
वो अमीनो एसिड जो है वो आ गया, टीआरएनए इधर आ गया, ये साइड पे ये भी होने दिया उन्होंने, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड भी फॉर्म होने दिया उन्होंने। पर जो फोर्थ स्टेप होता है उसको नहीं होने देते, उसको वो प्रिवेंट कर देते हैं। वो कैसे प्रिवेंट करते हैं? मेनली वो इंटरफेयर करते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ, जो कि क्या करा रहा है, जो हमारी पेप्टाइड की चेन है उसको ट्रांसफर करा रहा है न्यूली सिंथेसाइज्ड अमाइनो असाइल टीआरएनए एट एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, P to A जो ट्रांसफर है उसको रोक देगा, ठीक है, ये रोक देगा ये वाले स्टेप में। और ये मेनली किस राइबोसोम पे एक्ट करता है? पहले तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ढंग से पढ़ेंगे, वो हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो थे वो किस पे एक्ट करते थे? 30S पे, स्ट्रांगली 30S पे, 50S पे भी करते थे, ठीक है। ये जो है ये मेनली अगर तुमसे कोई पूछे जाएगा क्लोरामफेनिकोल्स मेनली किस पे एक्ट करता है, तो क्लोरामफेनिकोल बाइंड करता है 50S राइबोसोम से। किससे? 50S राइबोसोम से। और उसके बाद क्या करता है वो? 50S राइबोसोम पे बाइंड करने के बाद वो इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद, ठीक है, ट्रांसफर, मेरा राइटिंग इतना गंदा है कि मुझे खुद दुख सा होता रहता है, elongated पेप्टाइड चेन, मैं थोड़ा गड़बड़ लिख रही हूँ, रुक जाओ अभी, थोड़ा अच्छा लिखती हूँ, मतलब लाइन मजा नहीं आ रहा है। हाँ तो मैं लिखती हूँ कि ये क्या करता है, जैसे बाइंड हुआ फिर ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। कभी कभी मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को भी फॉर्म नहीं होने देता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया देन ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम which interfere with ट्रांसफर ऑफ। अब तो वही है कि जो elongated पेप्टाइड चेन थी, elongated पेप्टाइड चेन इनटू न्यूली सिंथेसाइज, न्यूली सिंथेसाइज से समझ रहे हो, ए साइड जो थी उस पर बार बार नया वो आ रहा है, बार बार नया अमीनो एसिड, तो इसी वजह से बोल रहे हैं न्यूली सिंथेसाइज अमाइनो असाइल टीआरएनए। और मैंने बताया था ना अमाइलो एसाइल टीआरएनए कैसे बोलते हैं, कोई भी जो ये जो हमारा एमआरएनए है, टीआरएनए है, उसके साथ जो अमीनो एसिड्स आ रहा है तो इसको बोल देते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है, एट एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। देखो तुम इतनी बड़ी बड़ी लाइन ना लिख पाओ तो बस इतना भी लिख दोगे ना टीचर को तब भी समझ में आ जाएगा कि पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम को रोक रहा है, P to A साइट नहीं ट्रांसफर होने दे रहा है, और काम कर रहा है मेनली 50S पे, बस इतने में ही काम हो जाएगा। और एक और इसका होता है कि ये इनहिबिट करता है, अरे, यूकैरियोट प्रोटीन सिंथेसिस को। देखो प्रोकैरियोट्स को तो रोक ही रहा था कि उसकी तो बैक्टीरिया की तो प्रोटीन बनने ही नहीं दे रहा, हमारे साथ भी बदतमीजी कर रहा है, तो काफी खतरनाक है इसको लेना। इनहिबिट द यूकैरियोट प्रोटीन सिंथेसिस इन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, 70S होता है जिसमें 30S और 50S फिर से, तो उसके भी उसको रोक देता है ये, अगर हम इसकी बात करें तो, ठीक है। अब हम जो है, बस इतना ही था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब तुम ध्यान रखना कि कैसे काम किया इसने। अगर हम इसकी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की बात करें, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वही मैंने बताया था 3 चीज करता है,
एक तो पोरिन चैनल्स को बदल लेता है, एक बाइंडिंग साइट का ऑल्टरेशन कर लेता है ना। और एक इसमें जो है वो यही है कि प्रोडक्शन करता है एसिटेट ट्रांसफरेज एंजाइम्स का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फार्मेकोकाइनेटिक्स पे। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में तीन चार चीज पढ़नी होती है, ADME। ठीक है, ये पिछली बार पढ़ाना भूल गई थी। ADME में क्या पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसका एब्जॉर्प्शन, ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है, हमें पता है ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल है तो इसी वजह से इसको जो एडमिनिस्टर करते हैं कभी भी ओरल जो है वो रिकमेंड नहीं करते हैं। ओरल क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ये र्यूमेन में जाके उसका र्यूमिनल माइक्रोफ्लोरा को पूरे को डैमेज कर देता है। इसी वजह से हम ओरल तो रिकमेंड करते ही नहीं है। हम सबकट और आईएम दे सकते हैं इसको, या तो सबकट प्रेफर करते हैं या फिर हम आईएम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम सबकट या आईएम देते हैं इसको इंट्रामस्कुलर। कहाँ पर थी हम इसको, हाँ, तो हम मेनली इसको सबकट या आईएम देते हैं। अब क्या होता है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो मैंने बताया था ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है तो मतलब ये क्या करेगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और इसकी जो प्लाज्मा बाइंडिंग एफिनिटी होती है, क्या बोलते थे उसको, कि प्लाज्मा प्रोटीन से कितना बाइंड कर सकता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन से भी अच्छा खासा बाइंड कर जाता है, मतलब 30 to 60% तक बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। और ये पूरे हाईली डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है कि बॉडी टिश्यू और फ्लूइड्स में देखने को मिलता है, इवन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी। ठीक है, अगर मैं इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें, देखो बड़ा पेज ले लेते हैं, मजा सा नहीं आ रहा है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये जो है क्लोरमफेनिकोल की अगर हम बात करें तो कैसे मेटाबोलाइज होता है, ग्लूकोरोनिडेशन की प्रोसेस से। ग्लूकोरोनिडेशन की प्रोसेस, तो ग्लूकोरोनिडेशन जो होता है वो होता है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। तो अगर जिसके पास भी, जिस एनिमल के पास भी ये एंजाइम नहीं हुआ या फिर ये प्रोसेस नहीं होती, तो वो तो उनको तो देना ही नहीं चाहिए, उनका तो मतलब मेटाबोलाइज ही नहीं होगा अगर उसने खा भी लिया तो कैट जो होती है उसमें डेफिशिएंसी होती है इस एंजाइम की, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज की। उसके पास नहीं होता है तो हम कैट में कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, हमें कैट में नहीं देना है, ये कैट में टॉक्सिसिटी हो जाएगी नहीं तो क्लोरमफेनिकोल्स की। ठीक है, अब जो अब देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी कर ही लेते हैं। जो क्लोरमफेनिकोल होता है ना वो क्या करता है, उसका मतलब एक क्या बताऊं मैं तुम्हें, कि जो क्लोरमफेनिकोल होता है उसका मतलब जो पोटेंट इनिबिटर होता है वो, किसका, साइटोक्रोम का, पोटेंट इनिबिटर ऑफ साइटोक्रोम P450 का। ठीक है, तो ज्यादातर जो चीजें मेटाबोलाइज होती हैं वो साइटोक्रोम P450 की वजह से ही होती हैं लिवर में। ठीक है, तो जो भी कोई हेपेटिक इंसफिशियंसी वाला मतलब कोई भी एनिमल है तो हम उसमें नहीं देंगे, जिसका लिवर विगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, हेपेटिक इंसफिशियंसी का केस है, तो हम उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। नियोनेट्स में नहीं देते हैं इसे। ठीक है, यंग में भी नहीं देते हैं, यंग वंस या नियोनेट्स में। ठीक है, और बस यही है इसमें कि इन सब एनिमल्स में कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन तो ये मेनली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और एक चीज और है, इसकी टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलती है एक्सक्रीशन की वजह से ही। देखो इसमें क्या होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी बता देती हूँ मैं तुम्हें। जो
क्लोरामफेनिकोल की बात करें या किसी की भी बात करें तो इसमें ये क्या कॉज करता है, ये करता है बोन मैरो सप्रेशन। इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ कि तुम्हें याद हो जाए, छप जाए, और नहीं छपा तो फिर तो भगवान ही मालिक है। बोन मैरो सप्रेशन, तो ये करता है बोन मैरो सप्रेशन। अब दो तरीके का बोन मैरो सप्रेशन होता है, एक होता है डोज डिपेंडेंट और एक होता है डोज इंडिपेंडेंट। क्या होता है, डोज डिपेंडेंट और डोज इंडिपेंडेंट। तो जो डोज डिपेंडेंट वाला है वो तो सारे के सारे एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है, और डोज इंडिपेंडेंट वाला जो है वो ह्यूमंस में देखने के लिए मिलता है। डोज इंडिपेंडेंट वाला इरिवर्सिबल नेचर का होता है और डोज डिपेंडेंट वाला रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब क्या कहना चाहती हो, बताती हूँ। मतलब जैसे कि हमने अपनी डोज खा रहे हैं तो तब तक हमें इसकी टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल रही है, जैसे ही हमने बंद किया तो फिर हमें नहीं देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे हमने ले रहे थे, मतलब टॉक्सिसिटी कब होती है, जब हम लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूअसली लेते रहें, और इसमें हमने लॉन्ग टर्म तक लेने के बाद हमने बंद भी कर दिया, स्टिल टॉक्सिसिटी के जो साइन हैं वो रिवर्स नहीं होंगे। कुछ भी कर लो इसमें नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे डोज इंडिपेंडेंट वाले में। तो इसकी जो है बोन मैरो सप्रेशन में तो जितना भी एनिमल्स हैं उसमें डोज डिपेंडेंट होता है कि हमने हमने जैसे डिसकंटिन्यू करी एंटीबायोटिक्स का लेना तो साइड इफेक्ट्स भी हट गए। बट डोज इंडिपेंडेंट वाले में क्या होता है कि मैंने तुम्हें बताया था जो क्लोरमफेनिकॉल्स है उसमें एक नाइट्रो ग्रुप होता है। तो जो पैरा नाइट्रो ग्रुप होता है ना, पैरा नाइट्रो ग्रुप फिनॉल जो है वो मेन कॉज होता है इसका। जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करता है जो कि बोन मैरो सप्रेशन कराता है। और बोन मैरो सप्रेशन की वजह से क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, WBC का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, डिजनरेशन। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है। तो हम जिस भी पेशेंट को क्लोरामफेनिकोल बोल रहे कि एडमिनिस्टर करो तो बहुत कॉमनली हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बोन मैरो सप्रेस हो गया, और बोन मैरो सप्रेशन के बाद पैनसाइटोपिनिया एनीमिया साइन देखने के लिए मिलते हैं। इसी वजह से अभी तो बहुत कम ही यूज होता है, क्योंकि फ्लोरम क्यों बोल देती हूँ, फ्लोरफेनिकोल जो होता है, फ्लोरफेनिकोल और जो थायमफेनिकोल है इसमें जो है नाइट्रो ग्रुप नहीं होता है, तो ये सेफ रेस्ट हैं फिर भी, क्योंकि इनके पास नाइट्रो ग्रुप नहीं है, N2O सॉरी। ठीक है। अब ध्यान रखना बस इतना। तो सबसे पहले मैंने टॉक्सिसिटी में क्या बताया, बोन मैरो की टॉक्सिसिटी, ये ध्यान रखना। अब दूसरा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। कहीं भी आएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, ग्रे बेबी सिंड्रोम तो पूछा ही जाता है। व्हाट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड कौन कॉज कराता है, तो क्लोरमफेनिकोल इज द मेन कॉज। ठीक है। क्लोरमफेनिकोल क्या होता है, वो क्लोरमफेनिकोल जो है वो लेस मेटाबोलाइज होता है लिवर में। ठीक है, लेस मेटाबोलाइज इन लिवर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट होता है, वो लिवर में ही डिपॉजिट हो जाएगा, वो हमारे मायोकार्डियल हार्ट पे डिपॉजिट हो जाएगा, वो हमारी स्केलेटल मसल्स पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जगह जगह पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर देगा। अब जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी तो फिर क्या होगा, और ATP भी नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस, हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये सब देखने के लिए मिलेगा, और वॉमिशन। ठीक है, ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा। किसमें, हाँ, ग्रे बेबी सिंड्रोम सिर्फ यंग वंस में और न्यूनिट्स में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, व्हाट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो तुम क्या बताओगे, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉमिटिंग, हाइपोथर्मिया। ठीक है, एशन ग्रे साइनोसिस, एक वर्ड यूज होता है एशन ग्रे साइनोसिस, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स एंड डेथ। ठीक है, और फिर उसका रीजन लिखना चाहते हो कि क्यों होता है तो फिर बता देना, इट अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड क्लोरमफेनिकोल, या तो अनकॉन्जुगेटेड क्लोरमफेनिकोल बोल सकते हो,
या फिर तुम बोल सकते हो टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑफ द क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑफ द क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो कि अनकॉन्जुगेटेड एक्यूमुलेशन किसका हो गया इन द बॉडी दैट ब्लॉक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन न्यूनेट्स। ठीक है, तो दिस इज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ध्यान रखना प्लीज, टॉक्सिसिटी हर ड्रग की इतनी ज्यादा जरूरी होती है, मतलब यूज से ज्यादा टॉक्सिसिटी जरूरी है। ठीक है, थर्ड, ये जीआईटी डिस्टरबेंसेस कराता है। क्या कराता है? जीआईटी डिस्टरबेंसेस। तो जीआईटी डिस्टरबेंसेस क्या करा रहा है कि मैंने अभी बताया था कि ये वॉमिटिंग प्रोड्यूस करा रहा है, डायरिया प्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, और एनोरेक्सिया हो जाएगा, एनिमल जो है वो एनोरेक्सिक हो जाएगा। और मतलब मेनली अल्टीमेटली ये माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, और क्योंकि क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन की एंटेरोसाइट्स को, मतलब उसकी जो सेल्स हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। ठीक है, क्लोराम्फेनिकॉल ने। इसको कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स जो है मेनली जो क्लोराम्फेनिकॉल की प्रिपरेशन आती हैं वो आती हैं प्रोपिलीन ग्लाइकोल के साथ। प्रोपिलीन ग्लाइकोल के साथ आती हैं जितनी भी प्रिपरेशंस आती हैं। तो वो क्या करती है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, वो क्या करती है, वो हीमोलाइसिस और सडन कोलैप्स करा देती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें जीआईटी इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं, सीबीएस इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। डॉग एंड कैट्स में हाइपर सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलती है, और इसको हम एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट्स। क्योंकि ये क्या करता है कि ये इनहिबिट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंसेस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को करता है जिसकी वजह से टिश्यू की ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाती है। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता ही दिए हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेट किस किस में करेंगे। कोई हाइपर सेंसिटिव एनिमल है उसमें तो नहीं देनी है, कोई हेपेटिक या फिर रीनल इंसफिशियंसी वाला है उसको भी नहीं देनी है, कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है भाई और ज्यादा पैनसाइटोल्यूकोपेनिया ये सब हो जाएगा तो इसको भी छोड़ो। ठीक है, तो इन सब में नहीं देंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि इसका क्लोराम्फेनिकॉल का माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं साइटोक्रोम P450 वगैरह उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी उन ड्रग्स की। समझ गए ना? मतलब थोड़ा ऐसे लॉजिकली सोचना होता है थोड़ा थोड़ा करके। अब नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर हाँ सोचना जरूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम मैक्रोलॉइड्स के साथ इन्हें नहीं देते हैं। हम मैक्रोलॉइड्स क्या है, अगली वीडियो में मैक्रोलॉइड्स भी आएंगे जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। ठीक है, तो नहीं देने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्योंकि वो भी 50S पे काम करते हैं दोनों। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल यूज पे। अरे यूज कहाँ करते हैं, तो मैंने बताया था कोई भी जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया का कहीं भी इन्फेक्शन है तो वहाँ यूज कर सकते हैं हम। मेनली जैसे कि हम ओटाइटिस एक्सटर्ना के केसेस में देखने के लिए मिलता है कि यूज करते हैं जो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, और क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या फिर मेनिंजाइटिस के केस में। ठीक है, एंसेफेलाइटिस के केस में, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चला जा रहा है ना, तो इसी वजह से। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब हमने दो चीज बताई थी कि एक था थायमफेनिकॉल और एक था फ्लोरफेनिकॉल। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि ये क्या है। तो मैंने बताया था कि ये क्या है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है क्लोरम्फेनिकॉल के ही। ठीक है, इसमें जो है जो पैरा ग्रुप, पैरा नाइट्रो ग्रुप है वो रिप्लेस कर दिया गया है। ये नहीं पाया जाता है इसमें, सल्फो मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसकी वजह से है मतलब सेम ही कि लिपिड सॉल्युबल हैं पर लेस पोटेंट होते हैं कैप से। अगर हम क्लोरम्फेनिकॉल से बात करें तो कम पोटेंट है, और ये फ्लोरिनेटेड एनालॉग है थायमफेनिकॉल का।
ठीक है। और मेनली ये किसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है, जो बोवाइन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें टॉक्सिसिटी, अब देखो दोबारा सुन लो। हम एक शॉर्ट नोट्स क्या था, क्लोरमफेनिकोल की दुनिया पे बात करते हैं। तो क्लोरमफेनिकोल्स में तो तीन चीज पढ़नी है, क्लोरमफेनिकोल, फ्लोरफेनिकोल और थायमफेनिकोल। ठीक है, तीन चीज पढ़नी है। क्लोरमफेनिकोल्स जो थे हमने बताया लिपिड सॉल्युबल थे, और इनका वाइड रेंज ऑफ पीएच था 2 से 9। ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जा रहे थे। ये जो है ओरली एब्जॉर्ब नहीं लेने हैं, क्योंकि रिमिनल माइक्रोफ्लोरा को डैमेज कर दे रहे थे ये। ठीक है, इंट्रामस्कुलर या फिर वही दे रहे थे। ये जो है एक्सक्रीशन इनका यूरिन के थ्रू हो रहा था, बट ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इनिबिट कर दिया करते थे। ऐसे करके याद करना होता है, ऐसे नहीं याद करना होता। ठीक है, तो बाकी एंजाइम, बाकी ड्रग्स की हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं ये। ठीक है, मैक्रोलॉइड्स के साथ नहीं देते क्योंकि वो भी 50s पे काम करता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये 50s पे काम करते हैं। ये P to A चेन को ट्रांसफर नहीं होने देते। अमाइलो एसिड जो चेन है, पेप्टाइड चेन है, उसको ट्रांसफर नहीं होते क्योंकि ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम को रोक देते हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी पढ़ लेते हैं। टॉक्सिसिटी में बस 4-5 चीजें, तो बोन मैरो सप्रेशन करता है ये। ठीक है, एक ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है ये, ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, जीआईटी को अफेक्ट करता है, कार्डियोवेस्कुलर अफेक्ट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी करता है। और और क्या बताया था मैंने तुम्हें, यही बताया था ना। तो बस इसका भी कोई निमोनिक बना लो, जैसे हमने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का क्या बनाया था, ऑन, मतलब ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, और हाइपर सेंसिटिविटी तो दोनों में है ही, तो इसका भी बना लेते हैं। क्या ये BGCG याद कर लो यार। ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन, G से ग्रे बेबी सिंड्रोम, C से कार्डियोवेस्कुलर, और G से GIT, BGCG। ठीक है, टॉक्सिसिटी के नाम पे। तो थैंक यू सो मच, अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।